एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाए बस। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अब देखिए ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब कब रजिस्टर होगा और रजिस्ट्रेशन से होगा क्या इसका, यहाँ ये इसमें ये बताना चाह रहा है। ये कहता है कि भाई देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल हमने पढ़ लिया था। मेमोरेंडम में बेसिक सी चीजें आती है, नाम हो गया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो गया कि प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, अमाउंट अग्रीड टू बी कंट्रीब्यूट अगर गारंटी लिमिटेड है, और अगर शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर कैपिटल कितना होगा, और डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, वो सब फेस वैल्यू, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। सही है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इस तरह की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इस तरह मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रार होता है कंपनी का अपना, कुछ का रजिस्ट्रार रीजन वाइज होता है, लिस्टेड कंपनी में अल्फाबेटिकल वाइज होता है, इस तरह चल रहा होता है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस? देखिए यार, वो ये कहेगा यार देखो लॉ का 500 550 सेक्शन है, मैं एक एक के बैठ के आपके साथ चेक तो नहीं कर सकता कि आपकी हर चीज कंप्लाइंट है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका डायरेक्टर जो है वो किसी फ्रॉड में मुलविस तो नहीं है, कोई बैंकरप्ट तो नहीं है, कह रहे यार मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है या मैं इतना 500 550 सेक्शन की कंप्लाइंस चेक नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसमें करना ये है, वो ये कह रहा है कि यार आप ऐसा करें, एक डिक्लेरेशन दे दें। डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का ये मतलब है कि वो आपसे साइन ले लेगा, ओथ ले लेगा एक टाइप का, कि यार देखिए जो आप इसमें इसके आपने सारे सेक्शन जो हैं कंपनी लॉ के उससे आपने कंप्लाई किया है, इसका ये मतलब होता है। क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इन गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्टर अलोंग विद द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम देंगे उसको और मेमोरेंडम के साथ डिक्लेरेशन देंगे। क्यों देंगे दोनों चीजें? ताकि वो रजिस्टर कर ले अपने पास किसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। अच्छा, फिर क्या कहता है कि रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। कब करेगा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम? जब वो सेटिस्फाई होगा। किस चीज के लिए सेटिस्फाई होगा? देखो, एक सवाल ये बन सकता है कि यार कंडीशन क्या है मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन की, तो कंडीशन में भी दो लिखना है। एक ये भी सवाल बन सकता है कि यार रजिस्ट्रार कब रजिस्टर करेगा मेमोरेंडम को, तो भी ये दो लिखना है। सही है। सवाल को बहुत तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है आप लोगों से। सही है। तो कहता है रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनी इज बीइंग फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस क्या है भाई? कोई गलत काम ना कर रही हो, कोई अनलॉफुल काम ना कर रही हो, कोई चर्च ना बेच रही हो, कोई स्मगलिंग ना कर रही हो, कोई असले का काम ना कर रही हो, कोई भी ऐसा अनलॉफुल काम नहीं कर रही हो। ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब क्या? कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। देखो, कंपनी एक्ट होता है, फिर कंपनी के रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों के कैफ के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सी फैप के सिलेबस में जरूर है। छोटे इतने ज्यादा रूल्स नहीं होते, कोई 35-36 रूल्स हैं, कोई इतनी कोई रेगुलेशन है, इस तरह कुछ करके हैं। सॉरी, 100 पर शायद रूल है और कुछ 35-36 रेगुलेशन है, इस तरह कुछ करके है। तो ये रेगुलेशन रूल्स क्या होते हैं? ये जब एसईसीपी, देखो लॉ जो बनता है तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एसईसीपी बनाता है, इसको अप्रूव करता है कौन? पार्लियामेंट। सही है। अब लॉ में कुछ चेंजेस करनी हो तो पार्लियामेंट में दोबारा जाओ। तो एसईसीपी के पास फेडरल गवर्नमेंट ने एक पावर दी हुई है कि आप कोई भी इसके अंदर एडिशन डिलीशन कोई भी चीजें ला सकते हैं, कोई भी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, किस तरह? सर्कुलर के जरिए, रूल्स के जरिए, रेगुलेशन के जरिए। तो वो ये कहता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। कब करेगा वो रजिस्टर? एक तो वो कहता है कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए हो, नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है कि यार जो इसके जो भी सारी रिक्वायरमेंट है एक्ट की, कंपनी एक्ट 2017 की, और उसके अंदर जो रूल्स बने हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया गया है। सही है। अच्छा, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। इफ रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्री टू द लॉ। क्या मतलब हुआ इसका? रजिस्ट्रार को लगता है कि यार कोई भी चीज ना कॉन्ट्ररी है, मतलब लॉ के बरक्स है, लॉ से हटके है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब उसने कहा था कि यार नाम आपका डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, आपका नाम डिसेप्टिव है, आपने कंपनी का नाम रख दिया मुशर्रफ प्राइवेट लिमिटेड, गलती से अप्रूव भी हो गया। चलो यार वैसे ही कहते हैं मुशर्रफ तो बहुत कॉमन नाम है, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर का नाम रख दिया आपने। अब उस वक्त उसको नहीं पता था, उसने अप्रूव कर दिया। बाद में उसको उसको पता चल गया यार ये तो साउथ अफ्रीका के उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो वो कहता है कि यार कोई भी ऐसी हो जो आपने कॉन्ट्रेक्ट जो लॉ, अब लॉ क्या कहता था कि कोई भी ऐसा नाम हो आपको अप्रूवल लेना है। तो ये चूंकि ये नाम का आपको अप्रूवल लेना था, आपने नहीं लिया, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रेरी टू लॉ हो गया। कॉन्ट्रेरी मतलब बरक्स। सही है। अपोजिट। अच्छा, इफ रजिस्टर्ड थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, एनी डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट देना था आपको, आपको अपने सीएनआईसी देना था, आपने एक्सपायर्ड सीएनआईसी दे दिया। सही है। आपने पूरे लोगों के पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें देनी थी, आपने नहीं दी। तो इस तरह की जब आप चीजें करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे कर देंगे,
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देंगे, कोई डॉक्यूमेंट गलत फाइल करेंगे, तो उसके बारे में वो यहाँ कहता है कि रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्ररी टू द लॉ और इज नॉट कंप्लीट। मतलब क्या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट को डिफाइन करता है, क्या कहता है कि डिफेक्ट है, एरर है, ओमिशन है। डिफेक्ट मतलब गलत चीज दे दी आपने, एरर मतलब कोई गलती कर दी आपने, ओमिशन मतलब कोई चीज डालनी थी उसके लिए नहीं डाली, और नॉट प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड मतलब क्या है कि यार उसमें ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मतलब कि इसने कहा था कि आपने अगर याद हो आपको थोड़ा बहुत, तो मेमोरेंडम को उसने कहा था कि विटनेस करना है मेमोरेंडम, अब उसने विटनेस नहीं किया मेमोरेंडम, सही ऑथेंटिकेट नहीं किया, तो ये इसकी ऐसी एक मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, if registrar thinks that any document or information contains any matter contrary to the law or is not complete, not complete मतलब have defect, error, omission or is not properly authenticated, he may require company to file a revised document। कि वो कह सकता है कि यार आप रिवाइज डॉक्यूमेंट रिवाइज कर दो, और रिमूव डेफिशिएंसी मतलब कि जो आपने गलती करी है वो रिमूव खत्म कर दो। मतलब नाम की गलती थी, वो कह रहा है यार नाम आप दूसरा अप्लाई कर लो, हम नाम चेंज कर देते हैं, सही है, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। अब स्पेसिफाइड पीरियड उसने बताया नहीं है, वो खुद दे देगा केस टू केस बेसिस पे। छोटी सी चीज होगी वो कहेगा 1 हफ्ते में कर दो, बड़ी चीज हो सकता है वो 1 महीना दे दे, 40 दिन दे दे, 45 दिन दे दे। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, इफ एप्लीकेंट फेल्स टू रिमूव द डेफिशिएंसी रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार के पास इख्तियार है, अब वो एक चीज कह रहा है आपको कि यार आपकी ये गलती थी, यार प्लीज इसको चेंज कर दो, इसको सही कर दो, और आप भरमबाजी कर रहे हो, आप कहो नहीं हम तो नहीं करेंगे चेंज, हम तो इसी तरह आप रजिस्टर करें इसको। तो रजिस्ट्रार कहता है कि यार उसके पास एक पावर है, वो चाहे तो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन को, मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है। अच्छा, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने बताया कि यार मेमोरेंडम जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फाइल करेंगे हम किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन भी दी जाएगी एक कि हमने कंप्लायंस की है इस एक्ट की पूरी। अच्छा, रजिस्ट्रार कब रजिस्टर कर लेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए कोई इलीगल काम नहीं कर रही और सारी रिक्वायरमेंट लॉ की, रूल्स की, रेगुलेशन की विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। अच्छा, अब वो फिर तीसरी बात इसने क्या कही, क्या रजिस्ट्रार को लगता है कोई डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन है कोई ऐसी कि वो डिसेप्टिव है, मतलब इनकम्प्लीट है, उसके अंदर एरर है, कोई भी उसके अंदर तो मतलब ओमिशन हुआ, ओमिशन मतलब कुछ चीज़ डाली थी नहीं डाली, तो रजिस्ट्रार क्या कहेगा, भाई आप सही कर दो इसको। अगर आप सही नहीं करोगे तो उसके बाद एक पावर लॉ ने दी कि भाई वो क्या कर चाहे तो ये कर सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कहता है वो, ये वाला पैराग्राफ है हम पढ़ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम इज रिफ्यूज्ड, कि अगर वो रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम की रिफ्यूज कर दी उसने फॉर एनी रीजन, तो कंपनी कहता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है किसको, कमीशन को, विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूजल। अच्छा, इसका देखो हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक दी गई है कि यार रजिस्ट्रार ने अगर कोई भी चीज़ रिफ्यूज कर दी आपकी, मतलब कोई भी आपके खिलाफ एक्शन ले लिया, तो उसमें लॉ ने बहुत जगहों पे आपको एक रेमेडी के तौर पे एक अपील फाइल करने का हक दिया गया है। वो अपील क्या है कि आप सीसीपी को वो अपील दायर कर सकते हैं कि यार देखो मैं रजिस्ट्रार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ, सही है, आप प्लीज इसको लुक इनटू करें। और फिर एससीसीपी क्या करेगा, जब हेयरिंग कॉल करेगा, इसमें आप भी आएंगे, मतलब आप ही आपका रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का कोई आएगा, रजिस्ट्रार भी होगा, हमने सामने बिठा के वो केस को स्टडी करके आएगा एससीसीपी, और वो आके फैसला दे देगा। और इसमें कहा जाता है कि जो भी कमीशन का फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। रीड भी कर लेते हैं इसको, इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम इज रिफ्यूज, द कंपनी में फाइल एन अपील बिफोर द कमीशन, बिफोर द कमीशन मतलब कमीशन को, विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूजल, सही है। ऑर्डर ऑफ द कमीशन ऑन सच अपील शैल बी फाइनल, भाई जो कमीशन का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, आप देखो इसमें क्या लिखा है आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। देखो बहुत अहम बात है ये। अब वो कंपनी की को मेमोरेंडम, देखो उसने कहा शुरू करो आपके नाम के लिए अप्लाई करो, फिर नाम की सारी उसने रिक्वायरमेंट बता दी, फिर उसने कहा रजिस्ट्रेशन कराओ मेमोरेंडम और आर्टिकल की, फिर उसने कहा कि यार देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल की जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना, तो वो जो होगा आपका, वो जो रजिस्ट्रेशन जैसी हो जाएगी वो आपका फाइनल होगा। मीन्स के रजिस्टर आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर कंपनी इज हैज बीन रजिस्टर्ड विद द एससीसीपी, सही है। इसमें देखो अब इसको पढ़ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, द रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द अबव मेंशन मतलब ये कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए है, सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट पूरी हो गई है, shall register the company and shall issue a certificate that the company is incorporated। जो हम बात कर रहे थे शुरू से कि सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, वो सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन वो कब इशू करेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सही है।
अच्छा फिर नीचे आ कहता है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सारी स्टेट में, मैंने पहले ही बताया सर्टिफिकेट का नाम आता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, कंपनी का स्टेटस आ जाता है कि पब्लिक है, प्राइवेट है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है। इसको पढ़ भी लेते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सारी स्टेट नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, डेट of its incorporation, whether it is a private or public company, whether it is a limited or unlimited company। अब आप बच्चों मैंने ये पूरा पढ़ा दिया, अब आप बताएं कोई सवाल है आप लोगों का तो करें मुझसे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको पूरा पढ़ें, कोई सवाल है तो करें। सवाल करो बच्चों, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़िए। बताओ, आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ जाए। क्या हो गया बच्चों? अलीना, हमजा, लारेब, मुइज, क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल भेज सकता है। अलीना का एक सवाल है कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हो गई है, फिर बाद में रजिस्ट्रार को कुछ पता चले कि आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं, आपका नाम डिसेप्टिव था, आपका नाम इनअप्रोप्रिएट था, आपके नाम के लिए अप्रूवल की जरूरत थी, आपने नहीं ली। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो नाम में, देखो चलो मैं एक चीज़ भी दिखाता हूँ। नेम के अंदर हमने ये चीज़ देखी भी थी, मैं देखता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। देखो अलीना, ये पॉइंट नंबर 5 देखो। वेर इट इज फाउंड दैट अ नेम वाज रिजर्व बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सच रिजर्वेशन शैल बी कैंसिल्ड। फिर कहता है द कंपनी हैज बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट हो गई है, सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन का, देन इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। फिर भी एसईसीपी कर सकता है। अलीना क्लियर हुआ? ये भी कर सकता है। और अगर कोई चीज वो उसके अपना लॉफुल पर्पस के लिए नहीं थी, जो मेमोरेंडम वाली 2 कंडीशन थी कि एक की कंप्लायंस की आपने और लॉफुल पर्पस के लिए, वहां भी अगर उसको कुछ बाद में पता चलेगा तो वहां भी वो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एक्ट SEC 16 का सब सेक्शन मिसिंग है, तो वो हम उस पर टेस्ट करेगा। सर अकॉर्डिंग टू एक्ट SEC 16 का सब सेक्शन, सेक्शन 16 का सब सेक्शन कहाँ मिसिंग है? सेक्शन 16 कहाँ है? एक मिनट रुको यार। नहीं नहीं, ये मिसिंग इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ है, मैं फिर भी चेक कर लूंगा मुइज। सबसेक्शन इसमें कोई मिस नहीं है, कोर्स कवरेज पूरी हुई है, आई डोंट थिंक सो मिस हुई है। मैं फिर भी देख लूंगा, मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ मिस है। क्या वो सबने पढ़ लिया? मैं आगे बढ़ूं? सबने पढ़ लिया? मैं आगे बढ़ूं? चलो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा देखो, मकसद ये होता है आप लोगों को पढ़ा इसमें देने का टाइम कि आप लोग पूरा पढ़ लें,
और कोई भी ऐसी चीज हो तो आप लोग इस पर डिस्कस कर लें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार। आज हमने ये पूरा चैप्टर करना है, इसमें 2 3 3 4 पेज और हैं, इंशाल्लाह इसको लेके चलना है, खत्म करना है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, जिस पे टाइम लगना था ऊपर हमने लगाया, इस पे नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज द फॉलोइंग अफेक्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सही है, एक चीज वजूद में आ गई है कंपनी आपकी, तो वो बताते हैं भाई क्या हो सकता है। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर कौन होता है, जो इनिशियल शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने इनिशियल कंपनी को बनाया होता है, एस्टेब्लिश किया होता है, जिन्होंने इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है, सही है। और अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो कहता है कि यार वो बॉडी कॉर्पोरेट की हैसियत हो जाएंगे, कौन, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, आगे की आगे डेफिनेशन आ जाएगी, अभी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी समझे। A body corporate is capable of exercising all the functions of an incorporated company। सही है, बॉडी कंपनी जो है वो एक सारे फंक्शन एक्सरसाइज कर सकती है जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कर सकती है, सही है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में मैंने बताया था कि जिस तरह पार्टनरशिप होती है कि पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप डेड हो जाती है, डिसॉल्व होकर दोबारा बनती है। कंपनी में ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर आए जाए, आप मुझे बेचे मैं आपको बेचूं, शेयर आप किसी को बाहर वाले को बेचे, कंपनी मरती नहीं है। इसे इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन के तहत चलती रहती है। द बॉडी कॉर्पोरेट इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील मैंने आपको बताया था, एक लोहे की सील होती है, इसमें इम्पोज हो जाता है नाम। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एस आर। द स्टेटस, स्टेटस क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या है। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने आपको बताया था कि आप जो आप वहाँ पे बता देते हैं कि आपका ये एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, हेड ऑफिस जिसे कह सकते हैं आप। आर एज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आप लिख देते हैं, तो वो कह रहा है कि वही कंसिडर किया जाएगा, आपका स्टेटस भी जो आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में लिखा और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस भी वही कंसिडर किया जाएगा। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सही है, कंपनी कौन सी, हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर्स ऑफ द इनिशियल शेयर। सही है, जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जो इनिशियल शेयर कैपिटल डालते हैं, इनिशियल पैसा डालते हैं, तो वो कह रहा है कि यार जो इनिशियल शेयर कैपिटल होगा ना वो उसके होल्डर बन जाएंगे। दोबारा पढ़ते हैं, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर्स ऑफ द इनिशियल शेयर्स। सही है। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं, द पर्सन नेम इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज डायरेक्टर। अच्छा, प्रपोज डायरेक्टर क्या होता है, आगे ये सारे डायरेक्टरशिप जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, सही है। तो ये जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो आप बता देते हैं कि यार ये हमारे प्रपोज डायरेक्टर होंगे। तो वो ये कह रहा है कि द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज डायरेक्टर आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस। तो जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी कंपनी, जो इनकॉर्पोरेशन की ये डेट होगी उसी दिन से वो डायरेक्टर कहलाए जाएंगे। इससे पहले आपने नाम दे दिया था कि यार देखो ये नाम है इनके, ये हमारे डायरेक्टर्स होंगे, तो उस वक्त वो प्रपोज थे। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो उसने डेट डाल दी एससीपी ने सर्टिफिकेट के अंदर के इस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो उस दिन से वो लोग प्रपोज डायरेक्टर से निकल के डायरेक्टर्स की हैसियत पकड़ लेंगे। अच्छा बताओ, इसमें जो कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, पढ़ लो इसको, बच्चा मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो, पढ़ लो, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे करो। पढ़ लिया? बताओ बच्चों, पढ़ लिया? कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना आगे बढ़ रहा हूँ मैं। डी और ई एक्सप्लेन कर दें। डी में वो कहता है कि अगर कोई कंपनी सेविंग शेयर कैपिटल है तो सब्सक्राइबर जो होंगे, देखो हम तो मैंने बताया था सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो इनिशियल शेयर कैपिटल डालते हैं, सही है। तो वो कह रहा है कि जो इनिशियल जो लोग पैसा डालते हैं, ओनर्स जो हैं, ये सब्सक्राइबर जो हैं, जो सब्सक्राइबर जिनका वर्ड जिनके लिए यूज किया गया है, वो होल्डर बन जाएंगे शेयर्स का, सही है। जो शेयर जो पैसा उन्होंने डाला था, हमने लिखा हुआ था आर्टिकल्स के अंदर, एक लाइन होती है मेमोरेंडम के अंदर, एक लाइन होती है कि यार ये इतना शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू इतना शेयर्स, तो वो शेयर्स जो हैं वो उनके नाम पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, होल्डर बन जाएंगे उस शेयर के। ई में क्या कहते हैं,
तो भाई देखो ये कहता है द पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज्ड डायरेक्टर। तो जब कंपनी बनाते हैं तो आप जब फाइल रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे होते हैं तो आपको बताना होता है कि आपका शेयर कैपिटल इतना है, आपका डायरेक्टर्स कौन होंगे। तो वो ये कह रहा है इसमें कि यार जो आपने जो इन लोगों को बोला था ना कि ये प्रपोज डायरेक्टर होंगे हमारे, तो जिस दिन कंपनी इंकॉर्पोरेट होगी ना उस दिन से लेके वो प्रपोज से निकल के वो एक्चुअल डायरेक्टर बन जाएंगे। हमजा क्लियर है? हमजा बेटा क्लियर है? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। भाई अफेक्ट क्या होगा मेमोरेंडम आर्टिकल का रजिस्टर होने के लिए? ऊपर हमने क्या पढ़ा था? अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर होगी तो क्या होगा? अब हम पढ़ रहे हैं अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शाल व्हेन रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर हो जाए, बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय ईच मेंबर। एंड मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लूं फिर समझाता हूँ। एंड कंटेन द कोवेनेंट, कोवेनेंट कहते हैं एग्रीमेंट को, ऑन द पार्ट ऑफ ईच मेंबर हिज हियर्स, हियर्स मतलब कि वो बच्चे पोते पोती मतलब ये सारे हियर्स, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी को उसने बनाया हुआ है, टू बी बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड ऑफ द आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल जो है आपके बाय लॉज होते हैं, आप उसमें बताते हो कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन किस तरह होंगे, आपके मीटिंग किस तरह होगी, आपके शेयर ट्रांसफर किस तरह होंगे। तो इसमें सिंपल सी बात कहता है, कहते हैं यार जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गए ना, तो यार इसका ये मतलब हुआ कि आप उसके अंदर एक एक लफ्ज जो लिखा है ना, आपकी जिम्मेदारी है उसको कंप्लाई करना। उस आप बाउंड हो गए, आप बाउंड हो गए, उसमें एक एक लफ्ज जो लिखा है उसकी कंप्लाइंस से। कौन बाउंड हो गया? मेंबर्स। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है मेंबर्स की होती है, सही है। मेंबर, करंट मेंबर्स और फ्यूचर मेंबर, वो कह रहे हैं आप इस तरह बाउंड हो गए जैसे आपने साइन किए हो, एक एक मेंबर ने साइन किया हो। एक असम्पशन टाइप की ले रहे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा है, वो कह रहा है आप इस तरह से आप इसमें वो हो गए, अपना अल्लाह भला करे बाउंड हो गए, एज इफ यू मेंबर्स हैव साइंड, ईच एंड एवरी मेंबर हैव साइंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यू आर बाइंड एज इफ इट हैज बीन साइंड बाय ईच एंड एवरी मेंबर, सही है। अच्छा फिर वो कहता है एंड कंटेन अ कमेंट, और इसके वो अज्यूम करता है कि एक अग्रीमेंट हुआ है, किसके? ऑन पार्ट अग्रीमेंट किया है किसने? हर मेंबर ने, उसके लीगल हेयर्स ने, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, कि वो अपने आप को बाउंड कर रहे हैं with respect to each and every provision of the memorandum and articles of association। मैं रिपीट करता हूँ, देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते हैं आपके बाय लॉज। मेमोरेंडम में भी आप लिखते हो कि यार आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे, सही, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था। तो लॉ ये कहता है कि यार जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गया ना, तो यार इसके रजिस्टर होने के बाद ईच एंड एवरी मेंबर जो है ना वो बाउंड हो गया। किस चीज के लिए बाउंड हो गया? कि इसकी कंप्लायंस करेगा, एज इफ के उसने इसको साइन किया हो और एक अग्रीमेंट हुआ हो हर मेंबर से, उसके लीगल हेयर्स से, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, कि वो बाउंड होंगे ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम के कंप्लाई करने से। आगे बढ़ते हैं। All money is payable by against the shares subscribed shall be a debt due from him and shall be payable in cash within 30 days। देखो इनिशियल जब हम कंपनी जब बन रही होती है ना, तो उसमें लिखा होता है, शुरू में तो देखो सिर्फ कागज पे होती है कंपनी, सही है। फिर बाद में पैसा जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और उसके अगेंस्ट आपकी मशीनरी खरीदी जाती है, जो भी आपका बिजनेस है XYZ, उसके लिए एसेट्स खरीदे जाते हैं। तो जो शुरू में तो यार कंपनी कागज पे होती है, तो ये कह रहा है आपने बता दिया होता है मेमोरेंडम के में कि आपका इतना शेयर कैपिटल होगा, इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इतनी फेस वैल्यू होगी। लॉ ये कहता है कि यार देखो जो भी तुम उसमें लिखोगे ना वो तुम्हारे पर एक डेट की तरह होगा। मेमोरेंडम ये तुम लिखोगे कि यार इतने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इतनी इसकी फेस वैल्यू होगी, इतना इसका शेयर कैपिटल होगा, इट विल बी लाइक अ डेट टू यू, मतलब ये कर्जे की तरह होगा आपका, और वो आपको पेबल होगा। कब पेबल होगा? विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं, मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ऑल मनी पेबल बाय अगेंस्ट द शेयर, अगेंस्ट द शेयर मतलब शेयर के अगेंस्ट जो पैसा देना है, शेयर के एवज जो पैसा देना है आपको, शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम, किससे? सब्सक्राइबर से, एंड शैल बी पेबल इन कैश, कैश में दिए जाएंगे सारे, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इन केस द शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं डिपॉजिट किए, द शेयर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड, शेयर आप कैंसिल कर दी जाएंगे, कैंसिल समझ लिए जाएंगे, डीम टू बी कैंसिल मतलब कैंसिल समझ लिए जाएंगे, एंड द नेम ऑफ दैट सब्सक्राइबर शैल बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर,
मतलब कि यार 7 सब्सक्राइबर थे, सबने 1-1 लाख शेयर के पैसे देने थे, 10 लाख रुपए देने थे। 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, सबने 10-10 लाख रुपए देने थे। अब 2 सब्सक्राइबर ने पैसे नहीं दिए, तो कह रहे आपने नहीं दिए, 30 दिन के अंदर आपका नाम काट दिया जाएगा और 5 रह जाएंगे, आप नहीं रह जाएंगे, आपका शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। अच्छा आगे क्या कहते हैं, द रिसीट ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी, सब्सक्रिप्शन मनी किससे ली जाएगी, सब्सक्राइबर से, ये ऊपर जो कहा ली जाएगी 30 दिन के अंदर। फ्रॉम द सब्सक्राइबर शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी, रिपोर्ट करेगी कंपनी, बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को कि भाई हमने पैसा ले लिया है, 30 दिन के अंदर अंदर रिसीट होगी। रिसीट क्या होगी, और बैंक स्टेटमेंट में दिखा देगी अपने, जो कंपनी का बैंक अकाउंट होगा उसमें दिखा देगी, देखो 30 तारीख को पैसा आ रहा है, इसने 30 दिन के अंदर दे दिया, इसने 15 दिन के अंदर दे दिया, इसने 20 दिन के अंदर दे दिया। तो वो रजिस्ट्रार को बताएगी कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो ये थोड़ी समझने वाली बात है, उसने 30 दिन नहीं लिखा, 30 दिन लिख देता तो 30 दिन के अंदर तो वैसी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट थी ना कि यार 30 दिन के अंदर दो पैसे देगा, कौन पैसे देगा, सब्सक्राइबर देगा। उसने 15 दिन और दिए तो मैं कंप्लाइंस करने के लिए, ये वो देखो बच्चों समझने वाली बात है, ये वो वाली कंप्लाइंस नहीं है कि 15 दिन सब्सक्राइबर को ऊपर पैसे नहीं दिए, ये तो 30 दिन के अंदर ही देना है, ये तो 30 दिन के अंदर ही देना है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका होगा ना 30 दिन के अंदर ही देना है, लेकिन आप जो हमें बताएंगे, रजिस्ट्रार को जो बताया जाएगा, वो आप जो बताएंगे वो आपका होगा 45 दिन के अंदर। समझे, समझ में आ रहा है। द रिसिप्ट of subscription money from the subscriber shall be reported by the company to the registrar within 45 days from the date of incorporation of the company, which shall be accompanied by a certificate by a practicing chartered accountant or a cost and management accounting verifying receipt of the money और सो सब्सक्राइब। मतलब एक ऑडिटर जो है इस पे एक रिपोर्ट दे देगा कि भाई हाँ यार ये पैसा इसके पास आ गया था, ये बैंक अकाउंट से ट्रेस कर लेगा और बता देगा हाँ यार मेरा पैसा आ गया था। कोई सवाल है तो आप बच्चों पूछो, उसके बाद रीड करो एक दफा, कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछो। हाँ अलीना बिल्कुल ऐसी है, इनकॉर्पोरेशन से 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना है कि हाँ भाई सारा पैसा मिल गया, लेकिन जो पैसा मिला है वो 30 दिन के अंदर ही मिलना चाहिए। जो पैसा मिला है वो तो ऊपर 30 दिन दिए हैं, उसने बताने को कहा है कि मुझे 45 दिन के अंदर बता दो, क्योंकि दोनों में उसने फ्रॉम के आगे जो दिन जो यूज किए ना वो एक ही चीज से किए इनकॉर्पोरेशन से। वहां भी उसने बोला 30 दिन के अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, नीचे भी उसने बोला 30 दिन के अंदर, सॉरी 45 दिन के अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो चूंकि उसने दोनों जगह इनकॉर्पोरेशन का लफ्ज यूज किया है, तो वो ये कह रहा है कि भाई आप वहां 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा दो और जो मुझे जो रिपोर्ट करना है वो 45 दिन के अंदर कर दो। सही है अलीना, क्लियर है। यार 30 दिन के बाद मिलेगा ना, देखो तो वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वैसे लॉ, देखो आपने लॉ की बात करनी है, सही है, हम प्रैक्टिकल बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपने लॉ की बात करनी है, 30 दिन से आगे मिला है, 30 दिन से आगे अगर आपको मिला है तो वो आपका ये आप लिखोगे, अगर वो कहता है कि 30 दिन से आगे दिया उसने, तो आप ये वाला क्लॉज लिख दोगे कि भाई अगर 30 दिन से आगे दिया है तो उसका नाम रजिस्ट्रार रिमूव कर देगा फ्रॉम द रजिस्टर। हमने लॉ की बात करनी है। आगे बढ़े। यार ये बच्चे आना जाना क्यों कर रहे हैं वाजिद, तुम आए हो फिर गए हो, मोई सी क्या बच्चों इस तरह ब्रेक करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा यार, आना जाना नहीं करो यार। चलो हम नेट के यार इश्यूज आ रहे हैं, नेट के इशू इस वजह से भी आ रहे हैं कि आजकल ज़ाहिर है ये जो बैंडविड्थ का चल रहा है मसला, लोग लॉकडाउन की वजह से भी कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। चलो अल्लाह मालिक।
चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं भाई देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, वो कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ऊपर उसने बोला मेमोरेंडम, नीचे बात कर रहा है आर्टिकल्स की। अच्छा, इट इज, अच्छा देखो ये एक बड़ी एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ गौर से सुनना, 2 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था बाय लॉज होते हैं। वो ये कहता है कि देखो कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो वो टेबल ए एक होता है। टेबल ए एक होता है जो आप लोगों के कोर्स में उस तरह नहीं है जिस तरह सीफैप में है। तो वो कहता है टेबल ए अडॉप्ट कर लो या अपने आर्टिकल्स खुद बना लो। टेबल ए में क्या होता है? टेबल ए में ये होता है कि यार वो बता देते सारे प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग क्या, शेयर सब्सक्रिप्शन के, रिगार्डिंग क्या मीटिंग के, रिगार्डिंग क्या प्रॉक्सी के, रिगार्डिंग क्या डायरेक्टर्स के, रिगार्डिंग क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के। तो कहता है एज इट इज टेबल ए को अडॉप्ट कर लो या अपना बना लो आर्टिकल्स को। चूंकि हर कंपनी ने आर्टिकल और मेमोरेंडम बनाना है, तो वो कहता है आर्टिकल में लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो कंपनी लॉ एक आपको छूट देता है। वो छूट क्या है कि यार वो कहता है कि भाई आप ना ऐसा करो कि ना अपना अल्लाह भला करे, मेरा टेबल ए को अडॉप्ट कर लो, टेबल ए को अडॉप्ट कर लो। ये टेबल है यार, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। अरे तुम लोगों को कोर्स में उस तरह तो नहीं है इसको, लेकिन कहोगे तो दिखा दूंगा। ये ना समझो तुम लोग कहोगे यार नहीं दिखाया मुझे, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी भी दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मेरे को लॉ में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग चीज को पहले समझ लें। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। देखो ऊपर उसने कहा कि ऑप्शन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को कि वो अपना आर्टिकल जो है खुद ना बनाए, चाहे तो बनाए, मसला नहीं है, चाहे तो ना भी बनाए। नहीं बनाया तो टेबल ए को अडॉप्ट कर ले, जो जो फर्स्ट शेड्यूल का है, लॉ का पार्ट है। टेबल ए इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। सही है, तो चाहे तो कंपनी एक्ट में जो टेबल ए दिया हुआ है उसको अडॉप्ट कर ले, चाहे तो अपना बना ले। सही है, लेकिन 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 वो कहता है कि इफ यू आर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and an unlimited company, then you have to register your articles. You have to make your own articles, or you have to register it. If you are a company limited by shares, you have an option. Either you may adopt table A or you may make your own articles. If you are a company, if you are an unlimited company or a company limited by guarantee, not having share capital, company limited by guarantee, not having share capital, then you have to register your articles of association with SECP. ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी ये बात कर ली हमने आर्टिकल्स की, अब बात करते हैं मेमोरेंडम की। सॉरी, आर्टिकल्स पे भी कंटिन्यू है। द आर्टिकल्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इफ बोथ हैव अ शेयर कैपिटल, shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कोई बड़ी बात, कोई तो चीज नहीं है। वो कह रहे हैं अगर तुम आर्टिकल्स के अंदर भी तुम अपना शेयर कैपिटल बता दो कितना है, इस तरह मेमोरेंडम में उसने कहा था। वो कह रहा है आर्टिकल्स के अंदर भी बता दो, अगर तुम अनलिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल, तो तुम अपने आर्टिकल्स के अंदर बता दो कि तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है। सही है, फिर कहता था आर्टिकल्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी not having share capital shall state the number of members with which the company proposes to be registered। ये आपने वहां मेमोरेंडम में भी पढ़ा था। मेमोरेंडम में भी वो कहता था कि यार आप बता दो, अगर आपका कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल बता दो, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो बता दो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके। सही है, द आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल लिस्ट एंड इनोमिनेट। आर्टिकल जो है कंपनी की, हाँ आर्टिकल जो होगा कंपनी का वो लिस्ट कर देगा, उसके अंदर लिस्ट किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे वोटिंग एंड अदर राइट्स, voting and other rights attached to the different classes of shares and other securities। अच्छा यार, ये एक कॉन्सेप्ट है वोटिंग एंड अदर राइट्स, इससे क्या मुराद है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बाज़ वक़्त होता है कि काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, अच्छा अच्छा मेरे बच्चों, मैं एक चीज बता दूं कि हम ये ना अभी मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ इसी पे, तो वो तुम लोग ऐसा करो उस लिंक से आओ, और यहाँ इसमें 1-1.5 मिनट रह गया, इसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। मैं सबको मैसेज को एक लिंक दे रहा हूँ। अब अभी कहीं नहीं जाओ, अभी क्यों जा रहे हो? अभी तो चल रही है क्लास, अभी रुक जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे बिल्कुल अभी अभी आ रहे हैं यार, ये गलत है यार।
क्या समझ में आएगा? क्या समझ, लिंक मिल गया सबको? जल्दी बताओ, मेरा सेशन यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। लिंक मिल गया सबको? बताओ। चलो मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ। 4:55 हो रहे ना, 5 बजे हम ठीक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लिंक भेज रहा हूँ बच्चों, टाइम पे आ जाना सारे। मैं मैं ये अलीना, हमजा, सबा, वाजिद, मुइज, जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी हमारे 8-10 बच्चे हैं, ये सब आ जाएं। नए लिंक पे मैं आ रहा हूँ। 5 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट के अंदर। मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर रहा हूँ।